द राइट स्टेप्स विल ऑलवेज लीड यू टू सक्सेस, यानी कि सक्सेस ओवरनाइट अचीव नहीं की जा सकती, धीरे धीरे करके छोटे छोटे गोल्स को आपको एस्टैब्लिश करना होता है। आपके पास कोई आइडिया होता है, उसको लेकर आप जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तब तक सक्सेस तो आने वाली नहीं है। ख्याली पिलाव पुगाते रहोगे तो बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तब तक आपका जो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन करना इज इम्पॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन करना टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज, टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो कि रेगुलरली मैं आपको बोलती रहती हूँ। तो आज की टॉप की न्यूज क्या है कि यूएस रशिया फाइंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरिटरी टॉक्स ऑन यूक्रेन। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अब मेजर एक यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं स्क्राइब्स को लेकर कुछ चेंजेस बताए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड रुपी ऑल द टाइम लो 90 से भी थोड़ी सी कम वैल्यूज की हो चुकी है अगेंस्ट यूएस डॉलर, राइट। एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे कि माइनॉरिटीज कमीशन की अपॉइंटमेंट अभी भी पेंडिंग है, एंड रिक्लासिफिकेशन क्या की जाने वाली है ऑफ द डीनोटिफाइड ट्राइब्स, या समग्र शिक्षा अभियान अब कंपलसरी कर दिया गया है फॉर द स्कूल्स, या पहले नहीं था, या अब क्या है कि इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड गंगा वाटर डाइवर्जन टू यमुना हिट्स अ रोड ब्लॉक, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने वाली हैं। देन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है ये, इसके ऊपर एक स्टडी है वो बताती क्या है वो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगी। देन इंडियन ओशन रीजन की जो इंपॉर्टेंस है, प्रेसिडेंट ने ये चीज को भी स्टेट किया नेवी डे के बेसिस पे, ठीक है, कि नेवी डे था उसके ऊपर उन्होंने जब स्पीच दी उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि इंडियन ओशन रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड रिज्यूम करना स्कॉलरशिप स्कीम्स को, सरकार अब क्या यहाँ पर चीजें बता रही है कि किस बेसिस पे यहाँ पर रिज्यूम किया जा सकता है उन स्कीम्स को, वो डिस्कस करेंगे। एंड बिल टू रिवैम्प द स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में बेस्ड है उसको रिवैम्प किया जाना है, एंड विदाउट द स्टेक होल्डर्स परमिशन या विदाउट कंसिडरिंग देयर ओपिनियन अब इसे रिवैम्प करने के लिए एक मुद्दा खड़ा हो चुका है, उसको डिस्कस करेंगे। मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी 2026 में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे दिख सकती है, उस पर मिनिस्टर का जो अब व्यू पॉइंट आया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड यूरोपियन यूनियन टू बैन ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ रशियन गैस, कैसे अब ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज सिनेरियोज आगे बढ़ रहे हैं। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे द हिंदू से ही, एंड उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इनको डिस्कस करेंगे फॉर द डेट ऑफ 4 दिसंबर 2025। एंड आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे मोस्टली आपके डील करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, तो उसके बेसिस पे आपको प्रिपेयर होना होगा। अगर नहीं है आंसर समझ में आ रहे होंगे तो आपको डिटेल्ड आंसर्स इस तरीके से दिए गए हैं कि अगर आप एक बार उसको एक बार रीड भी कर लोगे ना तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो पहले आपकी न्यूज क्या कह रही है, नो क्लैरिटी ऑन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ माइनॉरिटीज कमीशन। तो आपको नाम से पता लग रहा है कि माइनॉरिटी कमीशन किसके साथ डील कर रहा है, माइनॉरिटीज के साथ। अब माइनॉरिटीज कौन है, माइनॉरिटीज वही है ना जिनको अब आप शेड्यूल स्टेटस दे रहे हो, मे बी शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हो सकते हैं, ओबीसीज हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी दिक्कतें मुद्दे आ रहे हैं वो कमीशन, जैसे कि अब हमारे पास वाटर कमीशन है ना, वाटर कमीशन में भी क्या, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि वाटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट आते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट हमारे पास कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है ना। तो अब उसी के बेसिस पे माइनॉरिटीज को लेकर जितने भी मुद्दे आते हैं, जिसमें मेजरली अगर आप देखोगे तो क्रिमिनल केसेस ही आते हैं, क्रिमिनल चार्जेस ही आते हैं, वो सारे की सारी चीजें जो है वो कमीशन डील करता है यहाँ पर, है ना। अब हमारे पास एट्रोसिटीज को लेकर एक्ट जरूर एग्जिस्ट करता है बट वो एक्ट इतना इनफ नहीं है, उसको एम्पावर करने के लिए फर्दर और माइनॉरिटीज की कमीशन को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो अभी वहां पर काफी टाइम से आप देखोगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हुआ ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑल्सो बेस्ड ऑन विच जो ये माइनॉरिटीज कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है, जिसको हम लेटर ऑन क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब वैसे बता दिया गया आपको कि एनसीएम एक्ट ऑफ 1992, तो उसके अकॉर्डिंगली जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है एंड द अदर मेंबर्स आर ऑल्सो, कि उसके अंदर से कुछ रिक्विजिट मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी ही होती है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट्स को डिले करती जा रही है विदाउट गिविंग अ रीजनेबल कॉज फॉर इट, है ना, विदाउट गिविंग अ रीजनेबल रीजन या रीजनेबल यू कैन से कि आइडिया कि क्यों वो इस चीज को डिले कर रहे हैं। कोई भी टेंटेटिव टाइमलाइन यहाँ पर उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही है कि अपॉइंटमेंट कब होगी। ऑल दे आर सेइंग इज कि जो अब अपॉइंटमेंट है वो आने वाले टाइम में कर दी जाएगी, कब तक की जाएगी वो पता नहीं। अब जो भी मुद्दे हैं विद रिस्पेक्ट टू द माइनॉरिटीज वो वैसे के वैसे लटके हुए रह गए हैं, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं सिंस कमीशन नाम आया है हमारे सामने। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन दैट वाज सेट अप इन इंडिया। Second, the commission consists of a total of 10 members, out of which 3 are to be nominated by the central government. Which of the statements above is or are correct? The correct answer is option number A. पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सबसे पहली बात मैं आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बता दूं आपको कि जो इनिशियली हमारा जो एक कमीशन था दैट वाज अ नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है।
नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन कैसे, क्योंकि अब माइनॉरिटीज कमीशन जो है एक्चुअली में 1970s में या 1978 में बन चुका था, बट उस टाइम पे एक्ट प्रिवेल नहीं करता था। ये सिर्फ और सिर्फ सेफगार्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इक्वालिटी के बेसिस पे या नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए फर्दर इसको बनाया गया था। बट धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे एट्रोसिटीज या जो मेजर मुद्दे हैं, ये चीज को रियलाइज भी किया गया इवन कि जो माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीजें की जाती है विच इज कॉन्स्टिट्यूशन इज इनफ, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस से और ज्यादा अगर हम एनर्जी को डिराइव करके एक सेपरेट एक्ट बना देते हैं और उसी एक्ट के अंडर अगर हम इस कमीशन को एस्टैब्लिश कर देते हैं तो वो एक स्टैट्यूटरी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी कमीशन होगा, उसकी पावर जो है वो और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1988 के अंदर स्पेसिफिकली धीरे धीरे करके रियलाइज किया जाता है, फाइनली इन द ईयर ऑफ 1992 कमीशन, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, जिसको हमने एनसीएम एक्ट 1992 बोल रहे हैं, उसको इस्टेब्लिश किया गया। एंड 1993 में इसको सेटअप किया गया, री इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिशमेंट तो थी तो री इस्टेब्लिश किया गया इसको एज अ स्टैट्यूटरी कमीशन। एंड टू द सरप्राइज ऑल्सो कि ये पहला ऐसा कमीशन था जो कि स्टैट्यूटरी कमीशन की तरह इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। द फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन वाज सेटअप इन 17th में 1993। तो पहला अगर आपसे कोई पूछे तो माइनॉरिटीज कमीशन जो है पहला ऐसा नेशनल कमीशन था, ठीक है, जो कि स्टैट्यूटरी इन नेचर था, ठीक है। तो सेकंड आपकी जो स्टेटमेंट बोल रही है कि टोटल अगर हम मेंबरशिप की यहाँ पे बात करें तो 7 मेंबर्स होते हैं, सातों के सातों जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। उन 7 में से एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है एंड 5 अदर मेंबर्स होते हैं। वो 5 पर्सन कौन से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगेन नॉमिनेटेड होते हैं, पर्सन ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। हर एक पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस। तो जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, मेंबर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अंडर। बाकी सारी चीजें जो है इन डिटेल में आपको यहाँ पर बता दूंगी, ठीक है। जो हम ग्रुप में अपलोड करते हैं पीपीटी, उसके अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली आपका जो स्टेटमेंट है वो यही चीज बोलती है कि आपका टोटल 7 मेंबर है, 10 मेंबर नहीं है, सातों के सातों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, 3 ईयर की इनकी टर्म होती है, ठीक है। सिंपल सी ये बात थी, पहला स्टैट्यूटरी कमीशन पहले, अब नॉन स्टैट्यूटरी की तरह इसने फंक्शन किया 1978 से लेकर 1992 तक। 1993 के मई मंथ में इसको इनेबल कर दिया गया था, इनैक्ट कर दिया गया था एज अ स्टैट्यूटरी कमीशन। उसके बाद से लेकर अब तक ये स्टैट्यूटरी कमीशन की तरह ही काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको फंक्शन जो है वो आपको बता दिए गए हैं। कंप्लेंट्स जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज के रिगार्डिंग कैसी कैसी जनरली कॉन्टेक्स्ट में आती हैं वो आपको बता दी गई है यहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं, सेंटर इज नॉट कंसिडरिंग एनी प्रपोजल टू रीक्लासिफाई और टू क्लासिफाई डीनोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा यहाँ पे आपको न्यूज बताई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह के प्रपोजल को अभी कंसिडर नहीं कर रही है टू क्लासिफाई द डीनोटिफाइड ट्राइब्स। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स क्या है? डीनोटिफाइड जनरली अगर हम यहाँ पे बात करें, अगेन कॉलोनियल रूट्स हैं इस वर्ड के, ठीक है, क्योंकि अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स में स्पेसिफिकली वो तरह के ट्राइब्स हैं या ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने भी ये आइडेंटिफाई करते हुए कहा है कि ये बॉर्न क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। तो अब इनको अगर बॉर्न क्रिमिनल्स माना जाता था ब्रिटिश राज के टाइम पे, तो अभी खुद सोचो कि इनकी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स ऑल्सो, जो थोड़ी बहुत यहाँ पर मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड अदर सोसाइटी की भी हुई भी है, तो जो डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड उनकी बिल्कुल ही जीरो हुई होगी, ठीक है। सोसाइटी ने क्योंकि उनको उसी तरीके से नकारना शुरू किया होगा। अब अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद की बात देखो कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल फुली यहाँ पर इनैक्ट हो चुका है, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बोलता है कि जो भी मेंबर है, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, सबको इक्वल यहाँ पर आप कह सकते हो कि राइट्स दिए जाएंगे एंड एवरीथिंग, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो अब क्या ये नॉर्मल ट्राइबल लोगों से ज्यादा आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेटेड थे, ज्यादा बैकवर्ड है ना? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है ये। तो अब इसी के बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पर ना एक और मुद्दा सामने आता है, क्योंकि अभी जो न्यूज है ना आपकी जनरली यही चीज को बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने को ना एक स्पेसिफिकली 2022-23 के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बेसिस पे स्टडी को कंडक्ट किया था, जिसके बेसिस पे इन्हीं ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया गया था। एंड उन्होंने यही चीज बोली थी, उस सर्वे के अकॉर्डिंगली यही चीज उन्होंने बोली थी कि आप इन जो ट्राइब्स है ना, जो आपके डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनको आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, बट आप इनको मर्ज कर दीजिए आइदर विद द SCs, STs और द OBCs, ताकि बेटर इनको रिकॉग्निशन या बेटर अपॉर्चुनिटी दी जा सके, ठीक है। सरकार ने फिलहाल उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोई बात नहीं की है, बट रैंडमली ये मुद्दा जब उठ के आता है तो बहुत सारे जो लोग हैं बिलोंगिंग टू द रिजर्वेशन ऑल्सो, जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, मुद्दा क्रिएट किया है इसके ऊपर। क्योंकि एक और चीज़ हो कि सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन के बेसिस पे देखिए तो कहीं ना कहीं हमारा जो कास्ट सिस्टम है
वो अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, एंड इवन इन द पार्लियामेंट ये चीज को उठ के सामने बोल दिया गया है, मतलब पोर्ट्रेयल एक्सप्लिसिटली तो नहीं किया गया बट इम्प्लिसिट वे में तो यही चीज बोली गई है कि इनको मर्ज नहीं किया जाएगा इनटू द कैटेगरीज। इसके पीछे का रीजन एक तो ये कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग भी हो सकता है, दूसरा रीजन इसके पीछे का ये भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग ST SCs एंड OBCs हैं उनको अब उनका जो नंबर है वो तो है, अगर डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो है उनको उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा तो अब क्या होगा, जो अब लोग हैं नंबर ऑफ पीपल विल बी मोर, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल विल बी मोर। अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर तो क्या होगा कि अब पहले आपके पास 100 रुपए आया करते थे अंडर द स्कीम, वो 50 से 60 रुपए रह जाएंगे, ठीक है। तो वो जो अब शेयर करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को आपको, तो वो चीजें जो हैं शेयर्ड रिसोर्सेज प्लस जो आपको रिजर्वेशन का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कीम्स के लिए भी नहीं, इवन जॉब पोजीशंस के लिए भी, या इवन की अगर आप देखोगे कि इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए भी वो भी आपको करना पड़ेगा, तो शेयर्ड रिसोर्सेज का पार्ट भी इसके अंदर है ना। तो अब इसी वजह से यहाँ पर मुद्दा खड़ा कर दिया है कि ये चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं होंगी, जिस पर सरकार ने क्लैरिफिकेशन दी है कि हम इस तरीके से डी नोटिफाइड ट्राइब को किसी भी तरीके से SC STs एंड OBCs के लिए अंदर इंक्लूड करने का फिलहाल कोई भी हमारा मुद्दा नहीं है, ना ही हमारा कोई इंप्लीमेंटेशन का ऐसा कुछ प्रोसेस है। बट हाँ, उन्होंने इनडायरेक्ट इंडिकेशन इस चीज की जरूर हुई दी है कि अलग से में भी अ सेपरेट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन माइट बी गिवन इन द कमिंग टाइम या इन द कमिंग फ्यूचर, क्योंकि सबको साथ में लेकर उनकी डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि वैसे भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए टाइम एंड अगेन बहुत ज्यादा सरकार जो है इनिशिएटिव्स लेती रही है, रिसेंट ऑफ विच इज सीड स्कीम, ठीक है, जो कि वेलफेयर ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड इवन की सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के लिए है। बट ये स्कीम की जब हम बात कर रहे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है कि इसको क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये रुकी हुई है कि सीड स्कीम में आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि डी नोटिफाइड कौन से हैं, नोमैडिक कौन से हैं, सेमी नोमैडिक कौन से हैं, एंड उसी के बेसिस पे अब आपके जो STs हैं वो किसके अंदर फॉल करेंगे, है ना, या STs जो है उसके अंदर भी कोई ऐसी कम्युनिटी इन्वॉल्व है या नहीं। तो बेसिक आइडिया इसके अब वही सर्वे वाली बात आ गई कि आपको आइडेंटिफाई करके सोचना पड़ेगा कि आपको क्लासिफिकेशन किस तरीके से करनी है, या सेपरेट क्लासिफिकेशन करनी है, या उनको इंक्लूड करना है इन द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पैटर्न। तो उसी के बेसिस पे जो सीड स्कीम है तभी वो अपना बेनिफिट रीप कर पाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के बेसिस पे आप चीजें समझते हैं। पहली चीज है आपको कंसिडर करना है द फॉलोइंग पेयर्स, एंड ये पेयर्स जो है बेस्ड ऑन द कमिटीज और कमीशंस टाइम टू टाइम जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमिटी, क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया था द स्टिग्मा एंड एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय दीज ट्राइब्स। सेकंड, अनंतस्थानम अयंगर कमिटी फॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स। तीसरी है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड द रिपील ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कौन सी कमिटीज अभी तक बनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमिटी 1947 में, ठीक है। बट इससे पहले अगर आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम में 1980s कह रही हूँ 1880s के टाइम पे आपका एक रूल भी बना था, या जो लॉ है वो बना था, ठीक है। अब ये लॉ के बेसिस पे अब क्या है कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया था, इनको बाय बर्थ ही आइडेंटिफाई किया जाता था कि जो क्रिमिनल हैं, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया आजाद हो जाता है, क्या है कि सबसे पहले क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी बनती है जो कि स्पेसिफिकली फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बनती है, जिनको अब इश्यूज के अंदर बोला जाता है कि आप लुक इनटू करो कि कम्युनिटीज को कि जिनको प्रीवियसली क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था, ठीक है। देन अनंतस्थानम अयंगर कमेटी 1949 में बनती है। उन्होंने बोला कि जो ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 है, ठीक है, 1880s की बात की थी ना मैंने, 1871 का ये एक्ट था, ठीक है, इसको रिपील करने की बात की थी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स। देन काका कलेकर कमीशन 1953 में उन्होंने बोला कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, उन्होंने भी डी नोटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ट्राइब्स की बात अपने रिकमेंडेशन जो है उसमें दी थी। देन BN लोकूर की एडवाइजरी कमेटी 1965 में, ऐसी कमेटी जिन्होंने पढ़ी थी प्रॉब्लम ऑफ दीज कम्युनिटीज, ठीक है, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया था, बट उसके पीछे अगर आप देखोगे कि कोई ऐसी रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं दी थी। BP मंडल कमीशन 1980s की बात कर रहे हैं, रिकमेंडेशन थी कि अब OBC की कैटेगराइजेशन तो की जानी थी, बट ये भी बोला कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स को इसके अंदर भी इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे एक ओपिनियन था वो। देन नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन एक्नॉलेज किया उन्होंने स्टिग्मा एंड एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय दीज ट्राइब्स।
देन रेनके कमीशन 2005 उसने एस्टिमेट की थी पॉपुलेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज टू बी अराउंड 10 to 12 करोड़ पीपल। तो बहुत सारी जनता तो है इसके अंदर जो इन्वॉल्व हो रही है या जो इंक्लूड हो रही है सर्वे के अकॉर्डिंगली। देन आइडिएट कमीशन 2017 में उन्होंने क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बात की थी, आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई करने की कोशिश भी की थी, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो क्लासिफिकेशन वर्क है इसको खत्म कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। एंड उन्होंने लिस्ट की थी 1200 से ज्यादा डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को भी। देन स्पेशल कमेटी 2019 के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस क्लासिफिकेशन करने के लिए कम्युनिटी को, बट अभी तक वो क्लासिफाई किए नहीं जा रहे हैं, 2019 की बात है। 2019 में ही अगर आप देखोगे वेलफेयर बोर्ड है, उन्होंने भी बोला इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स को फॉर दीज कम्युनिटीज। देन सीड स्कीम जो 2022 के अंदर लॉन्च की गई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइवलीहुड के लिए, एजुकेशन सेक्टर की जो अब स्कीम्स हैं वो उसके एड मिल सके उन्हीं बच्चों को, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड स्कीम सरकार की है, एजुकेशन की जो स्कीम्स हैं वो सारी प्रोवाइड की जा सके। बट अगेन मुद्दा वही है ना कि अब आइडेंटिफिकेशन आप किस बेसिस पे करोगे, क्या पैरामीटर्स रखोगे, क्योंकि इसमें ना ऐसी चीजें भी होंगी कई बार कि जो ऑलरेडी एसटीज के अंडर या इवन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिजर्वेशन को अवेल कर रहे हैं, मे बी अब सरकार अगर ऐसा कोई परफॉर्मर रख देती है तो वो अब क्या हो जाएंगे, एसटीज या इवन रिजर्वेशन से हटकर अब वो वापस से उस क्लासिफिकेशन के अंदर भी जा सकते हैं, तो भी घमासान मचने के चांसेस है। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। देन स्टेट्स विल हैव टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ समग्र शिक्षा अभियान टू रिसीव द फंड्स। तो अब इसमें ऐसे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों का ही अपना शेयर होता है। समग्र शिक्षा की बात हो रही है, समग्र मतलब सभी की शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास आइडिया क्या है कि एजुकेशन, अब पहली बात तो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है ना जनरली। आपको एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली समग्र शिक्षा अभियान की बात की जा रही है, 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। एंड समग्र शिक्षा अभियान को आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 2018 के अंदर लॉन्च होने के बाद भी अगर मैं बताऊं तो दिस इज अ मच लार्जर या एक कह सकते हो अम्ब्रेला स्कीम थी, जिसने एक फाउंडेशन रखी किसकी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके आप कह सकते हो एक तरह से पेरेंट जो स्कीम थी या पेरेंट जो कैंपेन या आइडिया था, दैट वाज समग्र शिक्षा अभियान ऑफ 2018, ठीक है। कि अगर ऑटोमेटिकली आप इसको कर लेते हो अप्लाई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ आप ऑटोमेटिकली कंप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज बोली है कि हर बार हम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना यहाँ पर जो रिलीज कर देता है फंडिंग एज पर द डिसाइडेड रेशियो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार अपनी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अंडर द समग्र शिक्षा अभियान या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तभी रिलीज करेगा जब स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कूल्स हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स हमें भेजेंगे, या वो बताएंगे कि क्या क्या चीजें एप्लीकेबल की हैं उन्होंने, या जब तक वो कंप्लाई नहीं करते फुली विद द समग्र शिक्षा अभियान, कि कितने लेवल पे आप काम कर रहे हो। जिस तरीके से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन गाइडलाइंस भेजती रही है, उसके बेसिस पे जब तक हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर आप कह सकते हो कि पेपर वर्क नहीं आ जाता, प्रॉपर आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं आ जाते कि प्रॉपर कितना पैसा आपने कहाँ पे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट दिया है, वो कहाँ खर्चा है कहाँ नहीं खर्चा है, एंड जो बच्चे हैं वो कितनी एनरोलमेंट हो रही है या नहीं, कि जो फंड्स रिलीज हो रहे हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है कि नहीं, उसी के बेसिस पे ही हम रिलीज करेंगे। कि इन एनी सिचुएशन ऑल्सो अगर हमें ये लग रहा है कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो विद द समग्र शिक्षा अभियान, तो आपकी ये चीज सोच लीजिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको एड मिलनी उस दिन से बंद हो जाएगी। तो इस पे अब ऑपोजिशन ने तो एज यूजुअल यही मुद्दा उठाया कि आप जानबूझकर यहाँ पर ड्रेकोनियन रूल को पास कर रहे हो, कि आप ऐसे तो कोई भी ऐसी स्टेट जहां पर आपकी पार्टी नहीं होगी या रूलिंग जहां पर आप नहीं होगे, तो इन दैट सिचुएशन फिर तो आप उनके साथ धक्का करोगे। तो इन दैट सिचुएशन अगर आप देखो तो द रूलिंग पार्टी है, जो मिनिस्टर है ऑफ एजुकेशन, उन्होंने ये चीज़ को रिस्पॉन्स दिया कि अगर ऐसा कुछ करना होता तो बहुत पहले से कर चुके होते, कि ऐसे बहुत सारी स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा कह रही हूँ, स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब ऑल्सो, कि वहाँ पर भी तो ऑब्वियसली समग्र शिक्षा अभियान की पहली इंस्टॉलमेंट से है, तो अब ऐसा क्या मुद्दा नया उठ के आ जाएगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि द बेसिक आइडिया इज कि हम चाहते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी इक्वली सबके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। एंड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू की गई थी, जहां पर उन्होंने बोला कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। एंड PIL वो सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बेसिस पर उन्होंने बोला कि नवोदय विद्यालयों को आप और ज्यादा खोलो, ठीक है। एंड उसी के बेसिस पर उन्होंने बोला कि तब भी तो हम समग्र शिक्षा अभियान को खोलेंगे, या खोलेंगे भी क्या कि वहां पर उसके साथ कंप्लाई करेंगे, तो क्यों ना एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको यूटिलाइज कर सकें, ताकि जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको तो चलो अब JNVs जहाँ पे खुलने हैं वो तो खोलने ही हैं, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन की बढ़ानी है, बट जहाँ
पर अब दूसरे स्कूल्स के हेल्प की मदद से या फिर बेटर इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पे अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है तो व्हाई नॉट, है ना। तो JNVs तो सिर्फ उसी बेसिस पर रिक्वायर्ड किए जाएंगे जहाँ पर एजुकेशन जो है पॉसिबल अभी नहीं हो रही है, जो बहुत ज़्यादा रिमोट है एरियाज, वहाँ पर पॉसिबल हो सकती है ना, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायर नीड है वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज समग्र शिक्षा को अब डेफिनेटली आपको कंप्लाई करना पड़ेगा कि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली वांट्स दैट, ठीक है। तो अब उसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.1 स्टेट्स टू इंश्योर दैट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030। Second statement कह रही है the scheme covers all the schools whether public, private or government aided schools. Which of the statements above is or are correct? Second statement in spite of being extreme, क्योंकि all word यहाँ पर मैंने highlight किया है, the statement stands correct. Correct answer is option number C. दोनों की दोनों statements यहाँ पर correct हैं। अब उसको explain करते हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान की, ठीक है। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके बेसिस पे 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एंड एजुकेशन की, जो कि एंटायर गैमूट ऑफ प्री स्कूल्स टू क्लास 12th कवर करते हैं, ठीक है। तो एंटायर गैमूट की जब हम बात कर रहे हैं मतलब हर तरह का स्कूल इसमें कवर किया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को कंप्लीट किया जा रहा है यहाँ पर, जो कि एजुकेशन की बात करता है सबके लिए, ठीक है। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसके अंडर इंक्लूड हो रही है। एंड राइट टू एजुकेशन जो है वो भी इसका पार्ट बन रहा है। कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जा रही है जो कि फंडामेंटल राइट है। एंड राइट टू एजुकेशन यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक चीज मैं बता दूं कि स्पेसिफिकली यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं की होगी, बट सिंस राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है एंड ये राइट जो है अप्लाई करता है टू ऑल द स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या इवन की प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट एक केस लॉ या रीसेंट जजमेंट भी आई थी जिसके बेसिस पे सरकार ने बोला था कि राइट टू एजुकेशन अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में भी, मैंने आपको पढ़ाया भी है वो केस लॉ, प्राइवेट स्कूल्स में भी मैंडेटरी 25% रिजर्वेशन, केस लॉ जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी कंपलसरी है बाय द प्राइवेट स्कूल्स फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बात करूं तो EWS की कैटेगरी के लिए 25% रिजर्वेशन की बात की गई थी, ठीक है। कौन सा केस लॉ था एंड वो भी समग्र शिक्षा अभियान के अंदर यहाँ पर कवर किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.1 बाय 2030 इंश्योर करना है ऑल बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट फ्री, इक्विटेबल, क्वालिटी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन लीडिंग टू द रेलिवेंट एंड इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स। 4.5 बाय 2030 एलिमिनेट करना है जेंडर डिस्पैरिटीज को एजुकेशन के अंदर और इक्वल एक्सेस टू ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके अंदर ट्रेनिंग फॉर वल्नरेबल इंक्लूडिंग पर्संस विद डिसेबिलिटीज, इंडिजिनस पीपल एंड चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सिचुएशंस, इन सबको कवर किया जाएगा, इन सबकी देखरेख भी यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए गए हैं। कवरेज की जब हम बात कर रहे हैं 1.16 मिलियन स्कूल्स, ओवर 156 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 5.7 मिलियन टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट and aided schools for primary to pre-primary to senior secondary involving all the stakeholders of the school ecosystem, ठीक है। सभी को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट फ्रेज इंडियाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स। तो अब यहाँ पर ना इशू क्या आ रहा है कि इंडिया जो है वो डेवलप करता जा रहा है, ठीक है। इंडिया डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, बिल्कुल बेसिक सी न्यूज़ है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं, मैं आपको बस फैक्ट्स बता रही हूँ। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से अब क्या हो रहा है कि ट्रीज की फेलिंग की जाती है। ट्रीज की फेलिंग जब होती है तो क्या होता है कि अब जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो हैम्पर हो जाते हैं। अब ये नेचुरल हैबिटेट्स अगर हैम्पर होते हैं तो वो क्या करेंगे, तो अपनी जगह से उनको हटा दिया जाएगा उनकी बिना मर्जी के या जबरदस्ती उनको, तब क्या होगा, ह्यूमंस के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। जरूरी क्या, एप्लीकेबल ही होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि नई जगह पे अगर वो शिफ्ट करते हैं तो मे बी उनको चांसेस या थ्रेट्स जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें मेजर केसेस में उन्होंने बोला कि एलिफेंट्स के साथ मैक्सिमम ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं। एंड जो आपकी रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज की है कि उसके बेसिस पे उन्होंने ये चीज़ बोली है कि मैक्सिमम केसेस में जो एलिफेंट्स हैं उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एंड स्टेट्स ऑफ असम, ओडिशा, कर्नाटका एंड अदर स्टेट्स
फार्मर्स जो है वो रेगुलरली रिपोर्ट करते हैं कि जितने भी वाइल्ड लाइफ हर्ड्स हैं जिनके अंदर स्पेसिफिकली एलिफेंट्स होते हैं वो रात के टाइम पे एंटर करते हैं उनकी विलेज के अंदर एंड उनकी फसल खराब कर देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि फाइनली कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेजरली एलिफेंट किया जितने भी आपकी वाइल्ड लाइफ है कॉन्फ्लिक्ट के केसेस में उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला दिस काइंड ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वन ऑफ द मेन रीजंस है या थ्रेट्स है टू द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ मेनी एम्ब्लेमेटिक स्पीशीज इन इंडिया। एम्ब्लेमेटिक स्पीशीज नाम से पता लग रहा है आपको, एम्ब्लेमेटिक स्पीशीज, ठीक है, जो एज ए एम्ब्लम यूज किया जा सकता है, जो एज अ यू कैन से कि एम्ब्लम क्या है कि एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जिसको हम स्पीशीज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्पेसिफिकली नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह घोषित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एलिफेंट की तो वो कीस्टोन स्पीशीज हैं, तो ऐसी मेजर कीस्टोन स्पीशीज को हम लूज कर सकते हैं बिकॉज के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये अब एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा फुटप्रिंट है इंडिया का एक्सटेंड करता है, तो हैबिटेट श्रिंक हो जाते हैं, तो इस वजह से जो उनका घर है वो फ्रैगमेंटेड हो जाता है ना, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है वो फ्रैगमेंट हो जाता है। तो यही बेसिक रीजंस हैं, इन्हीं की वजह से अगर आप देखोगे ये जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ असम ने, उन्होंने अकाउंट किया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कैजुअलिटीज पाई गई हैं जिसके अंदर रेलवे ट्रैक्स मेजरली कंट्रीब्यूट करता है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो ह्यूमन लाइफ टाइम की बेसिस पे विटनेस किया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस टू आवर प्लैनेट, कि ह्यूमन की डेवलपमेंट की वजह से जो प्लैनेट के अंदर हमारे मेजर रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में भी जो स्पीशीज है उनको सफर करना पड़ रहा है। एंड एग्रीकल्चर नियर फॉरेस्ट एलिफेंट्स को ह्यूमन फील्ड्स तक ले आता है एंड विलेजेस की विसिनिटी में ले आता है। सेवरल टाइगर रिजर्व्स के आसपास जो विलेजेस स्थित है वहां पर भी टाइगर्स के बहुत ईजिली पाया जाता है। ठीक है, तो इस ऐसे इंस्टेंसेस इंडिया के अंदर देखे गए हैं जहां पर क्रॉप की डिस्ट्रक्शन नीलगाय के द्वारा, डियर एंड बाइसन के द्वारा हो रही है, जिस वजह से एंग्री लोकल्स जो हैं उन सारी स्पीशीज को वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पर थ्रेट की तरह डिक्लेयर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में उस जानवर को मार भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से सेंसिटिव स्कैवेंजर्स जैसे कि अब वल्चर्स हैं वो दे सफर साइलेंटली, क्योंकि वल्चर्स की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली 95% से कम हो गई है इन सम केसेस, कुछ ऐसे स्पीशीज में। उसके पीछे का रीजन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिटेट डिसरप्शन। ऑब्वियसली अब वल्चर्स का क्या काम है? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर यहाँ पर क्या करना? फीड करना, डेड बॉडीज के ऊपर फीड करना। ठीक है, तो अब वही वल्चर्स जो है या जो स्कैवेंजर्स हैं उनकी बॉडी में इनडायरेक्टली आप देखोगे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हैबिटेट डिसरप्शन उनकी भी हो रही है। पॉइजनिंग वेटनरी ड्रग्स के अंदर, जिसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं कौन सा ड्रग जो होता है, हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था, डाइक्लोफेनाक की हमने बात की थी। ठीक है, डाइक्लोफेनाक का जो यूजेज है जो वल्चर्स के लिए बिल्कुल भी अलाउड यहाँ पर नहीं है, वेटरनरी पर्पसेस के लिए भी खत्म कर दिया गया है, बट ह्यूमन कार्केसेस भी अगर आप देखो वहां पर भी, तो इन दैट सिचुएशन अब क्या होता है? प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही रही है ना, तो उनकी जो पॉपुलेशन है ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रही है। एंड डिस्टर्बेंस अराउंड द ट्रेडिशनल कार्केसिंग फीडिंग साइट्स, क्योंकि खाली जगह या कार्केस फीडिंग साइट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं अब इतनी ज्यादा, एंड ऐसी कोई जगह नहीं है जो खाली में अवेलेबल हो जहाँ पे जाकर वो फीड कर पाए, है ना। तो बहुत लिमिटेड ऐसी जगह रह गई, वहाँ पे भी कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली डिक्लाइन तो करेगी ही। सो अब एक राइज इन द रॉटिंग कार्केसेस, स्ट्रे डॉग्स एंड एसोसिएटेड पब्लिक हेल्थ रिस्क जो है वो अब रूरल इंडिया को ज्यादातर डिनोट करता है। रूरल इंडिया के अंदर ज्यादातर ये चीजें देखी जा रही हैं। तो नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है, ये आपको न्यूज ये कहती है। एंड नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान जो है वो क्या सीख कर रहा है कि हम की एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि की ड्राइवर्स हैं, रीजंस क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और इन डिटेल में, और हैबिटेट की फ्रैगमेंटेशन इफ पॉसिबल कर सकें, तो जो डैमेज कॉरिडोर्स हैं उनको वापस से रिस्टोर कर सकें, और रिटेलिएटरी किलिंग अगर होती है तो उस चीज को किसी तरीके से अगर मिटिगेट करके कम किया जा सके, या ऑल्टरनेटिव मेजर्स और क्या लिए जा सकते हैं उसके ऊपर हम फोकस कर सके कि किस तरीके से एनिमल्स जो हैं ये वाइल्ड लाइफ के साथ कम से कम आपस में इन दोनों का इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो ये सिंपल से आपको न्यूज कहती है। अब थोड़ा सा सिंपल न्यूज के बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, क्या वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर हुआ था? कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज, क्या वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, क्या वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत किया गया था? हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? The correct answer is option number D. None of them are correct. Establishment of protected areas हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हुई थी। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट करता है हमारी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर किया गया था।
ठीक है। तो बाकी इन डिटेल में एक इंपॉर्टेंट फाइल भी आपके साथ इसके साथ शेयर करूंगी जब भी ग्रुप के अंदर मैं ये क्वेश्चंस को पोस्ट करूंगी। तो इन दैट आप पढ़ सकते हो कि वेरियस रूल्स एंड लॉज जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड यहाँ पर बताए गए हैं, उनके बीच में जो छोटा छोटा डिफरेंशिएशन है ना वो क्या है, किस बेसिस पे है, उसको आप जरूर एक बार गो थ्रू करना। देन न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूएस रशिया फाइंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द टेरिटरी आफ्टर टॉक्स ऑन यूक्रेन। तो यहाँ पर अब वही मुद्दा है कल जो हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट राउंड अब ऑफ मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट की जानी थी रशिया, यूक्रेन एंड इवन यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो अब ये जो है मीटिंग रशिया के अंदर कंडक्ट कराई गई, तो वहां पर अगर आप देखोगे फाइनल कोई आउटकम नजर नहीं आता है, क्योंकि बेसिकली ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन रशिया की कितनी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है उसके ऊपर डिस्कशन करेगा। एंड रशिया जो है इज नो मोर टू यू कैन से कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से तो जो भी पहली चीजें बताई गई थी वी वर फाइन विद इट, अगर आप अब चेंजेस लेकर आप आ रहे हो तो दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। वेयर एज यूक्रेन ऑन द अदर हैंड उन्होंने ये चीज बोली है कि एनीथिंग दैट हैपेंस विच स्टॉप्स द वॉर इज एक्सेप्टेबल टू देम। बट यूक्रेन के बिहाफ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है वो पुश करता जा रहा है बाउंड्रीज को, एंड जो नए यहाँ पर ड्राफ्ट को टेबल किया गया था रशिया के आगे, उनको वहां पर वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑल्दो यूएसए की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है कि देयर हैज बीन सम डेवलपमेंट्स, बट रशिया ये चीज बोल रही है कि कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। बट यूक्रेन की तरफ से फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ठीक है। उनका बस यही मुद्दा है, अभी उनको यही चीज चाहिए कि वॉर किसी तरीके से खत्म हो सके, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं उस चीज को, ठीक है। तो अब 4 साल होने को आए हैं एक्चुअली में, अगर हम बात करें तो 4 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है फॉर अ वॉर टू एग्जिस्ट इन दीज मॉडर्न टाइम्स, राइट। तो नेक्स्ट आपकी न्यूज कहती है प्रेसिडेंट एम्फसाइजेस इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक रोल। तो उन्होंने बोला कि इंडियन ओशन जो है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस है, ट्रेड रूट की तरफ फॉल करता है। इंडियन ओशन के अंदर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडिया का एग्जिस्ट करता है, एंड आसपास ये जो थ्रेट है हमारे पास इंडिया के केस में, अगर हम एनिमी नेशंस की बात करें प्लस पायरेसी की बात करें, तो इस चीज़ के लिए इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल नेवी प्ले करती है, ताकि हमें वो एक चैन की नींद सोने के लिए फॉर अ नॉर्मल सिटीजन अलाउ कर सके। तो नेवी की जो स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की प्रायोरिटी है कि हम और ज़्यादा नेवी को आने वाले टाइम में स्ट्रेंथन करें, ताकि इंडियन ओशन वाले रीजन में, क्योंकि अब इंडिया के नाम के पीछे इंडियन ओशन नाम पड़ा है ऑलरेडी, तो इंडियन ओशन जो है उसको एक और ज्यादा सिक्योर प्लेस फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाया जा सके आने वाले टाइम में। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू सीक नॉट टू रिज्यूम स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप्स जो है ना अब वो धीरे धीरे करके प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो है वो कम कर दी गई थी, ठीक है। अब उसका बजट जो है वो धीरे धीरे कट कर दिया गया था। अगेन अब सेशन चल रहे हैं तो सेशन के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तब उन्होंने यहाँ पर ये उनसे पूछा गया था मिनिस्टर से कि एक्चुअली में जो पैसा है वो गया कहाँ। तो उन्होंने बोला कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग दे विल बी गिवन टू यू, बट जो अभी रिसोर्सेज है जितने भी वो हमने कट कर दिए थे। बट सिंस अब अगर आप देखोगे कि हम इसे रिज्यूम करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, अगर आप देखो कि इवन की फाइनेंस कमीशन की अप्रूवल एंड इवन की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनकी अप्रूवल के बाद इसे रिज्यूम करने के चांसेस हैं कि हम प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप्स है उनका नंबर एंड उनका अमाउंट एंड बजट एलोकेशन भी बढ़ा दे। देन कोर्ट रिलैक्सेस नॉर्म्स फॉर स्क्राइब्स इन एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ आपका सीएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करता, आपका फॉरेस्ट का एग्जाम होता है, आपका सीडीएस का एग्जाम होता है, मल्टीपल ऐसे एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो स्क्राइब की जब हम बात करते हैं, स्क्राइब इज समवन जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ उनको असिस्ट करते हैं पेपर के अंदर। तो स्क्राइब जो है उनको रिक्विजिट फॉर्म एंड एवरीथिंग वाज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय देम, है ना। तो अब डिपेंड्स अपॉन द डिसेबिलिटी ऑफ द पर्सन कि स्क्राइब की रिक्वायरमेंट उनको कितनी है, एंड उसी के बेसिस पे एक जो पिटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई थी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अ पर्सन विद डिसेबिलिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड उनको यहाँ पर हेल्प करने की बात कर रहे हैं, एंड स्क्राइब से रिलेटेड उनका मुद्दा यहाँ पर था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब पेपर देने के लिए अब स्क्राइब की हेल्प तो लगेगी, दैट इज फाइन। बट अब स्क्राइब को लेकर पहली बात तो उन्होंने नॉर्म्स को ईज आउट किया है। पहले तो स्क्राइब को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, बट इन दिस सिचुएशन अब अगर स्क्राइब को चेंज करना है तो पेपर से आपको 7 डेज पहले एटलीस्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। 7 डेज पहले एटलीस्ट आपको कमीशन को नोटिफाई करना पड़ेगा, ऑफकोर्स विद रीजंस कि क्या रीजन है कि आप जो स्क्राइब है उसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है। एंड ये रीजन की जस्टिफिकेशन का रिस्पॉन्स एंड फाइनलाइजेशन विद इन द नेक्स्ट 3 डेज हो जानी चाहिए। मतलब पेपर से 4 दिन पहले जो स्क्राइब को लेकर फाइनल इशू है उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि हाँ डिसेबिलिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है, इक्वल फुटिंग पर रखता है बाकी सब एस्पिरेंट्स के साथ। तो इसका अब आइडिया यही है, उन्होंने बोला कि किस तरह की डिसेबिलिटी है उसके बेसिस पे अगर स्क्राइब की पोजीशन को अगर हम एलिमिनेट भी कर सकें इन सर्टन सिनारियोज, या स्क्राइब का जो रोल है उसको और कम कर सके, ताकि जो व्यक्ति है जो एस्पिरेंट है वो अपने रोल को और ज्यादा यहाँ पर निखार सके। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को हियरिंग में प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, तो विजुअली उनके साथ सामने ऐसे सॉफ्टवेयर रख दिया जाए कि जिसके थ्रू वो पेपर दे सकते हैं, है ना। अब कोई देख नहीं सकता है, उनको कान से सुनता है ना, कोई नहीं प्रॉपर उनको विजिबिलिटी का इशू है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कि उनको अब वर्बली कोई
आकर बता सके स्क्राइब का जो स्क्राइब उस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो मतलब कहने का यही है कि यूपीएससी जो है अटमोस्ट सेंसिटिविटी, अर्नेस्टनेस एंड एक्सपेडिशन के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन के विजन को आगे लेकर चलते ही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी को कम ना करते हुए एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह उनको ज़्यादा यहाँ पर ट्रीट करे। तो उनके बेसिस पे उन्होंने बोला कि यहाँ पर एडवांस सिस्टम, ठीक है, मिशन एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि एडवांस सिस्टम जो कि अब क्लियर कट यहाँ पर बात कर रहा है कि जो भी अब टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज कर सको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस हो सकती है, हियरिंग एड अगर प्रोवाइड करके बेटर एक्सप्लेनेशन या अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन किया जा सकता है, वो सारी चीजें आप यूपीएससी के तौर पर प्रोवाइड कर सकते हो टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि स्क्राइब की जरूरत उन्हें कम से कम पड़ रही है एंड वो खुद से एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए कि आई एम इक्वल टू अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि विद अटमोस्ट सेंसिटिविटी आप इन चीजों को हैंडल करोगे एंड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि जो एक्चुअली में जो व्यक्ति है, जो एस्पिरेंट है, वो अपना पेपर मैक्सिमम तरीके से खुद से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली है। देन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बिल टू रीपैम्प स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपका जो ISI है, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, 1959 एक्ट के अंडर उसको अब स्टैब्लिश किया गया था, कोलकाता के अंदर ये स्थित है। तो अब इसके अंदर चेंजेस लेकर आने की बात की जा रही है एंड चेंजेस भी इस तरीके से लेकर आने की बात की जा रही है कि जो पुराना सिस्टम है उसको टोटली खत्म किया जाना है, रिपील किया जाना है। तो अब बोला जाता है कि जो सिस्टम है ये PC महालनोबिस ने फाउंड किया था, जो कि अब गोल्डन स्टैंडर्ड इन द केस ऑफ इंडिया माना जाता है अभी तक। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब इसको एकदम से आप रिपील करने की बात कर रहे हो, चेंज करने की बात कर रहे हो एंड इवन की जो अभी करंटली डिग्रीज है वो ऑनगोइंग है, डिग्रीज इन द केसेस ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, मैथमेटिक्स ऑल्सो, स्टैंडर्ड्स ऑल्सो डिफरेंट केसेस में। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, स्टैटिस्टिकल्स, मैथमेटिक्स, क्वांटम इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, क्रिप्टोलॉजी, सिक्योरिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट, साइंस एंड ऑपरेशंस एंड रिसर्च। तो ये 1200 बच्चे जो हैं इन सभी डिग्रीज के अंदर एनरोल्ड हैं। तो आप एकदम से सडन चेंज करोगे तो बहुत ज्यादा मेजर आप ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम उनकी लाइफ में भी क्रिएट होने की कोशिश हो सकती है या हो जाएगी वो प्रॉब्लम क्रिएट। तो उन्होंने बोला कि सिवियरली आप एकदम से बिना स्टेक होल्डर्स की इनपुट के इस तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो बेसिक आइडिया इज कि डिस्टर्ब कर रहा है द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड वायलेट कर रहा है बेसिक स्पिरिट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। तो ये उन्होंने एलिगेशन यहाँ पर लगाया है। तो अब बेसिक मुद्दा क्या है यहाँ पर कि कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दी गई है कि इसकी नीड क्या है, इसको चेंज करने की नीड क्या है, कि टोटली आप रिपील करने की कोशिश इसको क्यों कर रहे हो। आप एक अमेंडमेंट लेकर आ सकते हो, आप टोटली इसको रिपील करने की बात क्यों कर रहे हो। तो सरकार ने अभी तक कुछ इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया है एंड गवर्नेंस की फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट भी नहीं बताई गई है एंड जो बिल है वो सिवियरली अंडरमाइन करता है एकेडमिक ऑटोनॉमी को, क्योंकि वो एनेबल करता है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो ओवरराइड कर सकते हैं डिसीजंस ऑफ द एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल एज पर द करंट बिल या करंट एक्ट सुपर या आप कह सकते हो कि एट द टॉप मोस्ट पोजिशन पे है कि कोई भी रिसर्च होती है, कुछ भी आइडिया होता है, वो डिसीजन अब ये एकेडमिक काउंसिल ही लेती है। ठीक है, पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वगैरह ऐसा कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, बट अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा जो कि एकेडमिक काउंसिल जो है उसके ऊपर होगी इन पोजीशन एंड वो ओवरराइड कर सकती है डिसीजन किसका, एकेडमिक काउंसिल का। ठीक है, तो द करंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑन एकेडमिक मैटर्स इज एकेडमिक काउंसिल, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाया जाएगा। तो इसकी वजह से जो रिड्यूसिंग दिस बॉडी ऑफ प्रोफेसर्स एंड फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव्स टू अ मियर एडवाइजरी ग्रुप, जिसको एक डायरेक्ट थ्रेट टू एकेडमिक फ्रीडम माना जा रहा है। ठीक है, तो अब कंसर्न्स जो है इसको रेज किया गया है ओवर द पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। मतलब उनका कहना यही है कि आप पॉलिटिकलाइजेशन कर रहे हो इस प्रोसेस की। अब यहाँ पर ना एक मुद्दा जो है आप आइडेंटिफाई कर लोगे अगर आप करंट अफेयर्स को या न्यूज को फॉलो कर रहे हो। तो जो अब टसल चल रही थी ना गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल की विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशरी का रोल जो है फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल या अगर आप देखो कि वाइस चेयरपर्सन की भी मुद्दा यहाँ पर चल रहा था वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो अब चांसलर्स कौन होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके चांसलर कौन होते हैं, जो गवर्नर के यहाँ पर सब्सिडरी होते हैं। ठीक है, जो गवर्नर्स है वो चांसलर्स की तरह यहाँ पर एक्ट करते हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर जो है उसको कहीं से भी सरकार यहाँ पर बना सकती है। तो अब जो चांसलर है उसको ही रिमूव करने की बात जो है इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बात कर रही थी, है ना।
तो अब उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पर वापस से जंग छेड़ दी है। तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जब ऑपोजिशन में पार्टीज होते हैं तो वहां पर पॉलिटिकलाइजेशन शुरू की गई है ना, क्योंकि सरकार ने कोई एक्चुअल रीजन यहाँ पर नहीं दिया है। तो अब उसके बेसिस पे क्या चीजें होंगी वो आने वाले टाइम में जो भी होगा मैं आपको बताती रहूंगी। देन सिंकिंग रूपी अवेट्स क्लैरिटी ऑन ट्रेड डील। तो अब यहाँ पर 90.15 अमाउंट आ चुकी है अगेंस्ट $1। तो उसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं जो बिजनेस वाले हैं या इवन के जो अब जिनका बिजनेस के साथ साथ अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर भी जो डील कर रहे हैं उन सब ने ये चीज बोली कि 6-7 महीने से तो वो यूएस की डील के साथ यहाँ पर वेट कर रहे हैं इंडिया की होगी, बट अभी तक वो नहीं हो रही है, टैरिफ्स और लग गए हैं एंड हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो पैसा जो है वो अब लगाना बहुत मुश्किल है। बट एडिशनली इस न्यूज में आपको एक चीज और बताई गई है कि ये सारी चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेड डेफिसिट एंड एवरीथिंग। एडिशनली एक चीज आपको यहाँ पर ये चीज बताई गई कि अब जो इक्विटीज हैं, ठीक है, इक्विटीज जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो एफडीआईज हैं वो इंडिया से अब अपने शेयर्स को बेचकर वापस से अपनी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने अपने जो शेयर्स हैं मैक्सिमम केसेस में वो इंडिया से बेच दिए हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रुपी की सप्लाई इन द मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है, ओवर सप्लाई होगी किसी चीज की तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है या जो उसका प्राइस है इंटरनेशनल लेवल पे वो कम ही जाएगा। तो एक रीजन उसके पीछे का ये भी है। एक एडिशनल चीज उन्होंने यहाँ पर ये भी बोली कि आरबीआई की तरफ से एंड इवन की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कुछ मेजर यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी या हमारे पास जो फिस्कल पॉलिसी है उसके बेसिस पे हमें क्या किया जाना चाहिए, क्या रिलीफ मिलेगा, वो चीज नहीं बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने यही चीज बोली कि अब तीसरा पर्सपेक्टिव आता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो अब ट्रेडर्स हैं जो कि अब करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, उनका एक अलग व्यू पॉइंट है। उन्होंने बोला कि ये मार्केट करेक्शन चल रही है ड्यू टू द सरप्लस अमाउंट या सरप्लस नंबर ऑफ रुपी जो कि मार्केट के अंदर चल रहा है या सप्लाई हो रहा है। तो अब फाइनली आप देखोगे कि 92 से 93 रुपीज के बेसिस पे 93 रुपीज पर यूएस डॉलर इंडिया एक बार या इंडियन करेंसी एक बार जरूर जाएगी, अपने आप का जो बेस है उसको टेस्ट करेगी, उसके बाद वापस से इसके चांसेस है कि मार्केट करेक्शन के बाद ये जो अब 88-87 की वैल्यू तक वापस से जो इंडियन रुपी है वो पहुंच जाए यूएस से। कहते अगर इसके नीचे ये जाता है तो वॉलेटिलिटी जो है इन अदर सब्सटेंसेस में देखें या केसेस में देखें तो वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। वॉलेटिलिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर अगर यहाँ से 92-93 से नीचे जाता है ये अमाउंट, ठीक है, या 94-95 भी अगर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम में। देन मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी इन 2026 लाइकली टू बी सिलेक्टिव बट स्टेडी। अब यहाँ पर जो मर्जर एंड एक्विजिशन मार्केट है ना वो रिजिलियंट है अमंग्स ग्लोबल टर्बुलेंस। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो शेयर्स है, जो एफडीआईज है, वो वापस से इंडिया में अपना शेयर जो है लिक्विडेट करके चले गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो हैं अब वो क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है ना, पैसे की कमी है, तो इन दैट सिचुएशन क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज या जो बड़ी कंपनी होती है वो क्या करती है कि छोटी कंपनी को खरीद लेती है, एक्वायर कर लेती है। मर्जर होते हैं कि दो सिमिलर तरह की कंपनीज या इवन दो डिफरेंट तरह की कंपनीज भी आपस में मिलकर काम करना चाहती है, तो मर्जर होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब जो मिनिस्टर हरदीप पुरी की तरफ से आई गेस बेसिकली ये स्टेटमेंट आई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो हरदीप पुरी जी ने ये चीज बोली है कि अगर आप बोलो कि इंडिया की मार्केट इस टाइम पे वॉलेटाइल है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है वॉलेटिलिटी, बट उन्होंने ये चीज को भी यहाँ पर बोला कि ऐसा नहीं होगा कि कोई सडनली किसी के साथ भी मर्जर कर लेगा या किसी भी कंपनी को कोई भी एक्वायर कर लेगा, कि कोई गेम नहीं चल रही है, कि दिस इज अ मार्केट एंड दिस इज एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, जो भी एक्विजिशन या मर्जर होगा वो स्टेडी होगा, सिलेक्टिव होगा, यानी किसी भी तरीके से कोई हाफ एसेड मैनर में जो चीजें हैं वो नहीं होंगी, डिसिप्लिन तरीके से बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज जो कि कंपनीज एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगी, उसी के बेसिस पे मर्जर होने के चांसेस ज्यादा है। कि हम एक्सपैंड करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को या जो हमारी मार्केट है, ना कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स ऐसे कोई भी हाफ एसेडली मैनर में किसी को भी एक्वायर करना शुरू कर दे कोई भी कंपनी, तो एक तो मोनोपोली बन जाएगी ना एक सिंगल कंपनी की, कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो तो बाकी सारी कंपनीज को ऑटोमेटिकली खरीद लेगा, दैट वोंट बी पॉसिबल। तो वो चीज यहाँ पर नहीं होगी। उन्होंने बोला कि हमारा जो मेजर अगर हम देखें कंपनीज हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज है, एमएसएमईज की बात कर रहे हैं, इवन की जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास खुद के पास इतनी कैपिटल नहीं है, ठीक है, ऊपर से मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब सिंस चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो महंगाई के चक्कर में एंड इवन की लॉस बेयरिंग कैपेसिटी जो है छोटी कंपनीज की कम होती है, ठीक है, तो सरकार जितना मर्जी उन लोगों को पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करते रहे, तो इट वोंट बी इनफ फॉर देम टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अभी करंटली, है ना। तो उनको अभी थोड़ा टाइम चाहिए टू गेट देम स्टेबलाइज्ड, और वो स्टेबिलिटी उनको मार्केट की वॉलेटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है अभी के केसेस में। तो उन्होंने बोला कि अभी बस ये 1-2 साल का टाइम है, 1 साल क्या 2026 तक का टाइम है। उन्होंने बोला कि अगर ये मार्केट्स में ये छोटी छोटी कंपनीज या जो ऐसी कंपनी सिंगल हैंडेडली अगर कार्ड जाती हैं तो देयर इज अ लॉन्ग वेट फॉर देम टू गो,
ठीक है। बट जो भी है मर्जर एंड एक्विजिशन ऐसे हैफेजेड मैनर में जस्ट वोलेटिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, एफडीआईज लिक्विडेट कर रहे हैं, वो इंडिया में नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या कहती है यहाँ पर, यूरोपियन यूनियन अग्रीज डील टू बैन ऑल इंपोर्ट्स ऑफ रशियन गैस बाय ऑटम 2027। तो अभी ये गुस्सा रशिया के ऊपर दिखाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो पैसा है वो रशिया तक नहीं पहुंचेगा। रशिया का बिल्कुल हम बहिष्कार कर रहे हैं। भाई बहिष्कार कर रहे हो तो 2027 तक क्यों कर रहे हो, अभी कर दो ना। डील तो अभी 2025 के अंदर हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है 2025 तक हो रही है। इतनी ही प्रॉब्लम है आपको तो आप ऑल्टरनेटिव अब तक ढूंढ चुके होते हैं। आप अभी तक अपना सीबैम जो है 2026 से लागू कर रहे हो। ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो है आपका टैरिफ, आप वो भी लागू कर रहे हो। तो इन एनी केस अगर आपको कोई भी कार्बन फुटप्रिंट वाला आइटम इंपोर्ट करता है आपको, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है ना, आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तब भी तो पैसा कमा लोगे। आपके पास ऑलरेडी R&D भी एग्जिस्ट करती है, बट उसके बाद भी आप रशिया के इतने अगेंस्ट जा रहे हो। उसके पीछे का रीजन अगेन यही है, न्यूज में वही चीज आई थी कि जो पैसा अब यूक्रेन को फंड करने के लिए रशिया का ही पैसा लगाया गया है। रशिया को वापस भेजने की उम्मीद में यूरोपियन यूनियन नजर नहीं आता है इस काइंड में। बट अभी उन्होंने ये चीज बोली है कि हम जो भी अब ऑयल ले रहे थे, या इवन की ऑयल भी क्या, जो गैस हम रशिया से ले रहे थे, अब हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। ऑटम 2027 तक हम खत्म करने वाले हैं उस चीज को। ठीक है, कि यूरोप्स फुल एनर्जी इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया, नई एरा की शुरुआत हो रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। ये अब आपको या इवन की वर्ल्ड को ये मैसेज दिया गया है। देन प्रपोजल टू डाइवर्ट गंगा वाटर टू यमुना हिट्स रोड ब्लॉक। तो अब बेसिक प्रपोजल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि गंगा का जो पानी है, गंगा का जो वाटर है वो बेसिकली 3 रीजन में यहाँ पर डिवाइडेड होता है। उसके अंदर हमारे पास टॉप मोस्ट रीजन है, दैट इज द अपर गंगा रीजन। ठीक है, इस अपर गंगा रीजन में एग्जिस्टिंग कैनाल्स के थ्रू भी एंड कुछ नए कैनाल्स की कंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो पानी है, एंड दैट इज माइंडेड कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यमुना में भेजा जाना था। एंड ये यमुना वाला पानी जो है वो फर्दर अगर आप देखोगे क्या होगा, अब रिसेंटली अब न्यूज के साथ कोलैबोरेट इसको कैसे करोगे कि यमुना का पानी अभी एक्स्ट्रा वाटर वो राजस्थान भेजने की बात भी की जा रही थी। ठीक है, एंड धीरे धीरे करके देखोगे कि अगर अपर गंगा रीजन का जो पानी है वो यमुना के अंदर अगर जा रहा है तो वो यमुना से डायरेक्टली राजस्थान को भी सप्लाई देने की बात कर रहा है, एंड वाया यूपी। एंड अगर आप बात करोगे तो दिल्ली के सर्टन रीजन के अंदर से ये कनाल सिस्टम होता हुआ जाएगा। कहीं पे नए नए कनाल्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे ऑलरेडी कनाल जो है वो वर्किंग होंगे। बट अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ना प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम भी क्या है, उन्होंने चीजों को यहाँ पर रेज किया है। उन्होंने बोला पहली चीज कि जो आप ये बात कर रहे हो यमुना तक पानी पहुंचाने का गंगा का, तो अब जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो फार्मर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उनका किसी भी तरीके से पानी का ड्रॉइंग राइट नहीं होगा। ये चीज ऑलरेडी स्पेसिफाइड थी एंड इसी को ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, कि जो सिर्फ और सिर्फ पानी है वो सिर्फ किसके यूजेज के लिए, यमुना में जाने के लिए है। दिल्ली के थ्रू ये पास होके जाएगा पानी, दिल्ली को यूज नहीं करना है इस पानी को। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब दिल्ली की तरफ से मेजर पोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है, तो उन्होंने बोला ये चीज यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने बोली द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि सिंस अब एक्स्ट्रा वाटर को ही फ्लो कराने की बात की जा रही है तो द रिक्वायर्ड फ्लो इज अराउंड आई गेस 22 to 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 से 23 क्यूमेक्स का पानी का फ्लो आपको मिनिमम चाहिए ही होगा कैनाल्स को रनिंग के लिए, एफिशिएंटली रन करने के लिए बेसिक लेवल पे। बट अभी अगर एक्स्ट्रा वाटर डिस्चार्ज नहीं होता है, नॉर्मल जो पानी का कॉन्सेप्ट है, ये जो पानी का फ्लो है अगर चलता जा रहा है नॉर्मल सीजन के टाइम पे भी अगर आप देखोगे या उसके टाइम पे भी देखो तो सिर्फ और सिर्फ वो 10 क्यूमेक्स है। ठीक है, कि सिर्फ और अगर आप देखोगे कि यहाँ पर 10 क्यूमेक्स के सप्लाई के साथ जो कैनाल सिस्टम है वो ऑपरेट नहीं कर सकता। तो तीसरी चीज उन्होंने यहाँ पे बोली कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। डैम्स की कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट इसलिए ताकि प्रेशर बन सके। उन्होंने बोला कि कैनाल सिस्टम हमारा अल्टीमेटली फेल हो ही जाएगा, क्योंकि पानी की सप्लाई हम किस तरीके से 23 क्यूमेक्स की रिक्वायर्ड है और 10 क्यूमेक्स की अगर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फ्लो के साथ, तो इससे बेटर है कि हम डैम सिस्टम को क्यों ना बना ले। अब डैम से क्या होगा, उन्होंने बोला कि जब नॉर्मल सिचुएशन हमारे पास आएगी, है ना, नॉर्मल कंडीशन होगी, तो डैम में जो रिजर्वॉयर है, डैम की कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि दिस इज योर रिजर्वॉयर एंड दिस इज योर डैम। ठीक है, तो यहाँ पे पानी जो है इस रिजर्वॉयर के थ्रू आप देखोगे कि वो फेंका जाता है वो पानी, और उसी पानी के थ्रू जो है अब वो आप रिजर्वॉयर जो है वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरली जनरेट होती है ना। उन्होंने बोला कि अब डैम्स की कंस्ट्रक्शन बना कर दो ना यहाँ पर शुरू, कि जो डैम्स है उसमें क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में तो पानी यमुना को ऑब्वियसली कम ही रहेगा। अब जब बारिशें होंगी उस टाइम पे एक्स्ट्रा वाटर जो है वो डैम्स के थ्रू रिलीज कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर कैनाल सिस्टम जो है अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर उसको हम कंडक्ट करा भी देते हैं, बना भी देते हैं, तो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा वाटर डैम के थ्रू हम उस टाइम पे स्टोर कर लेंगे। बहुत ज्यादा हाई लेवल यहाँ पर पानी आ जाता है तो हम उसको एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको रिलीज कर सकते हैं इन द अदर कैनाल जो कि अभी ऑपरेशनल है। ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग है, जिनको नया बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके पीछे जो है अभी डिस्कशन होनी है, सिंस क्योंकि 3 डैम्स की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक पे काम शुरू हुआ है।
एंड वही डैम की कंस्ट्रक्शन जो है 2031 तक खत्म होगी, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो लंबा जाने वाला है। ये सिंपल सी आपकी न्यूज कहती है। देन 2026-2027 का जो बैच है फॉर यूपीएससी एंड ऑप्शनल्स यूपीएससी के, वो अब लाइव हो चुका है। अगर आपको किसी भी तरह की बैच की इंक्वायरी करनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जा सकते हैं, या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। cp.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है ही। सेम गोज फॉर यूपीपीसीएस का जो बैच है, फाउंडेशन बैच फॉर 2026, प्री एंड मेंस को ये कवर करेगा एक्सेप्ट हिंदी का एस्से फॉर मेंस। तो सेम टोल फ्री नंबर है, सेम वेबसाइट है सॉरी सेम वेबसाइट है, सेम टोल फ्री नंबर है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।